So, good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. आज का क्या एजेंडा है हमारा? सर वाटर पे था सर वीडियो। हाँ, क्या था वाटर पे? मतलब वीडियो तो आपने सुना होगा। आपके मन में उसके बारे में क्या प्रश्न है, सवाल है, डाउट है? या आकांक्षा बोलो। हाँ सर, 10.5 pH का पानी किस मशीन से मिलेगा सर? आपने उसमें बताया है। हाँ, एक वैसे तो पीएच बदल के सप्लाई करने वाले बहुत सारे मशीन्स बाजार में हैं। मैं जो यूज करता हूं उस कंपनी का नाम है हाइड्रोजल, HYDROJAL, हाइड्रोजल। मतलब पानी की क्वालिटी, कॉस्ट और कम से कम महाराष्ट्र में उसकी जो सर्विसिंग की जो व्यवस्था है वो देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। लेकिन आपके यहाँ आप ढूंढ सकते हो, अगर आपको उससे अच्छा ऑप्शन है वहां ले लो, नहीं तो फिर अपने ग्रुप में मैं उस बंदे का नाम और नंबर पोस्ट करूंगा, फिर आप उससे क्वेश्चन करो, जो भी आप जानना चाहते हो उससे जान लो, वो दे देगा। ओके सर। सर हम लोग जो आरओ का पानी यूज करते हैं तो उसमें हम कैसे देखेंगे कि वो उसमें टीडीएस कितना है? एक टीडीएस, जैसे मैंने पीएच का मशीन आपको बताया था ना, इट इज नॉट अ मशीन, इट इज अ इंस्ट्रूमेंट बेसिकली। तो वैसे टीडीएस का भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बस एक बात ध्यान में रखो कि पानी का टीडीएस जो आरओ से बाहर आता है वो मिनिमम 70 हो या मिनिमम 100 हो। समझो 100 के नीचे नहीं होना है और 250 के ऊपर नहीं होना है। उसका जो सेटिंग है वो ऐसा करो कि 100 से नीचे ना उतरे और 250 के ऊपर ना जाए। ये रेंज में हेल्दी रेंज कहते हैं। और सर जो कॉपर में हम लोग पानी पीते हैं, लाइक कॉपर की बोतल आप भी जो पीते हैं सर, वो कितना हाँ, हेल्दी होता है? ये देखो, यस सर। बहुत हेल्दी होता है और इससे हमारी इम्यूनिटी प्रोटेक्ट रखने के लिए बहुत काम की वस्तु है। तो पूरा दिन में जो पानी पीता हूँ ना, तो ये कॉपर बॉटल से ही पीता हूँ। और सर ये पूरा 12 मंथ्स तक इसे यूज कर सकते हैं क्या विंटर्स में? पूरा विंटर समर सब टाइम इसको यूज कर सकते हैं? कर सकते? सर जैसे सर्दी में सर बहुत ठंडा हो जाता है तो सर कॉपर का पानी नॉर्मल नहीं ले सकता है कोई इसको? नहीं, फिर एक काम करो, एक स्टेनलेस स्टील का थर्मस मिलता है जिसमें टेम्परेचर मेंटेन होता है, ठीक है? वो थर्मस में अगर सर्दी का सीजन है तो आपको थोड़ा सा गर्म पानी पीना है, तो आप उस थर्मस में रखो और उसमें कॉपर का या चांदी का कोई सिक्का या चमचा या कोई ऐसा रिंग उसमें डाल के रखो। इवन दैट इज ऑल्सो इनफ। सर हमने घड़े में डाल रखा है, तो घड़े में ठीक वर्क करता है सिल्वर? यस यस करता है, यस इट वर्क्स। और कोई पानी का तो बहुत छोटा टॉपिक है, उसके पहले जो भी टॉपिक से एक काम करेंगे, आज तक जो भी हमने देखा है, समझा है, जाना है, उस पर आप विचार करो, ताकि लास्ट जो होगा ना वो फूड स्ट्रक्चर के बारे में होगा लास्ट सेशन। जी सर। सर हमको 2-3 क्वेश्चन हाँ, पूछ लो। सर आपने अभी पिछले सेशन में सर पान खाने के बारे में बताया था, काफी हेल्पफुल रहा वो। जी, सर वो थायराइड में भी बेनिफिशियल होगा? हाँ, यस, खा सकते हो। और सर जैसे पान से सर दांत तो पक्का खराब होते ही हैं सर, वो तो देखा हुआ है। सर क्या करना है? पान खाने से दांत खराब नहीं होते हैं। पान खाने के बाद ब्रशिंग न करने से दांत खराब होते हैं। जब आप पान खाते हो, पान चबा के अंदर जाने के बाद आप ब्रशिंग करो, मुंह साफ करो, तो दांत खराब नहीं होंगे। ओके सर। सिंपल सी बात।
सर अभी हमारी तो ना लिस्ट बन गई है, वो देसी वाला गुड़, अच्छा अच्छा स्टीविया, अच्छा अच्छा। और वो हाँ आपने सर, सर एक स्टीविया, हाँ सर। हाँ, जी तो अभी जी। मैंने बनाई थी सर, 2-3 चीजें मिस हो रही हैं, वो भी मुझे पूछना था सर। रागी से क्या क्या बनता है ये भी पूछना था, रागी लाऊंगी तो। एक काम करूंगा मैं, फूड के जो ऑप्शंस है उसके बारे में हम कल या परसों बात रखेंगे। अभी ना हम सिर्फ बेसिकली हमारा कैनवास क्या है, बेसिकली मुद्दा क्या है स्वास्थ्य के, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ऑप्शंस जो है ना मैं ग्रुप में पोस्ट करूंगा, अभी अपना ग्रुप जो है वहां मैं पोस्ट करूंगा, तो उस पर चर्चा करने की जरूरत नहीं है। उसमें समझने जैसा कुछ नहीं है। बात को समझने के लिए अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो या डाउट है तो पूछिए। सर एक तो पानी का TDS तो सर समझ में आ गया, टोटल डिसॉल्विंग सॉलिड्स, हाँ, और ORP और pH पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है सर। पीएच यानी वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, हाँ, और ओआरपी होता है उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, वो निगेटिव होना चाहिए। वो जो है पानी का जो ओआरपी है ना वो निगेटिव होना चाहिए, मतलब इट शुड बी इलेक्ट्रॉन चार्ज पानी, तब जाके फायदा होता है। तो माइनस जितना हो, -100 हो, -200 हो, -300 हो ओआरपी, ओआरपी का भी एक टूल मिलता है। मेरे पास तीनों है, ओआरपी भी है, टीडीएस भी है और पीएच भी है। तो कोई पानी पीने के पहले मैं उसको नापता हूँ कि हम हमारे लिए वो लायक है क्या नहीं पानी। और ये जो तीनों टूल्स है ना वो अमेज़न पर आपको मिलते हैं, कॉस्ट भी बड़ी मामूली है उसकी, तो कोई बहुत महंगी चीज भी नहीं है वो, लेकिन काम की वस्तु है। हाँ, क्योंकि आपने सर वीडियो में बोला कि अगर हम कितना भी मिनरल वाटर खा रहे हैं, विटामिन खा रहे हैं, और पता चला पानी आपका हेल्दी वैसा नहीं है, पीएच, तो वो हाँ सब वेस्ट। हाँ, क्योंकि क्या है एब्सॉर्प्शन के लिए एक विशिष्ट पीएच की जरूरत होती है। अगर पीएच विशिष्ट है, हेल्दी पीएच है तो अब्सॉर्ब होता है, हेल्दी पीएच नहीं है तो अब्सॉर्ब नहीं होता। उसमें और एक बार आपको बात बताना चाहूंगा कि वो जो अल्कलाइन पानी जो पीता हूं ना मैं, अल्कलाइन पानी खाने के साथ नहीं पीने का कभी भी, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं ना तो हमारे स्टमक में, पेट में एसिड पैदा होते हैं, और अगर आप उस खाने के साथ अल्कलाइन पानी पियोगे तो पेट का एसिड अल्कली बैलेंस बिगड़ जाएगा और पचन में बाधा हो जाएगी। तो जो मैंने कहा है हर घंटे 150 ml पानी पीना है आपको, वो जो 150 ml पानी है वो बेसिकली एम्प्टी स्टमक पीना है, वो अल्कलाइन पानी पियो। लेकिन जब खाना खाओगे तो या तो नॉर्मल पानी पियो जो टैप वाटर है या जो मटके का पानी होता है, मतलब जो अल्कलाइन नहीं बनाया गया है वो पानी पियो, या फिर थोड़ा सा एप्पल साइडर विनेगर भी आप अगर खाने के पहले पीते हो तो भी वो ओके है। एप्पल साइडर विनेगर लिख लो। सर जो एप्पल साइडर विनेगर है सर, उसको जैसे बोला जाता है खाली पेट मॉर्निंग में लेने के लिए। नहीं, वो खाने के पहले लेना चाहिए। ओके सर। सर जो लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए आपने सर एक जड़ी बूटी बताई थी सर, उसको हाँ, हिंदी नाम नहीं पता चला था। लैक्टोज इंटॉलरेंस के लिए मैंने जड़ी बूटी बताई थी। यस सर, बताई थी अपने रिकॉर्डेड वीडियोस में सर, जो स्टडी के लिए वीडियोस दिए थे। अभी तो मैं कनेक्ट नहीं हो पा रहा हूँ इस पॉइंट को, क्योंकि जो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है ना उसका कोई हाँ उपाय नहीं होता, वो जेनेटिकल सर, प्रॉब्लम है। सर आपने बताया था कि हाफ कप मतलब हाफ वाटर हाफ मिल्क उसको बॉईल करना है, उसमें थोड़ा सा वो डालना है, फिर एक बॉईल देना है, फिर इसको पी हाँ हाँ सकते हैं। हाँ हाँ, उसको वाउडिंग बोलते हैं, वाउडिंग। सर ये हिंदी नाम है? नहीं, ये मराठी नाम है और उसका इंग्लिश या हिंदी वर्जन मुझे पता नहीं है, मुझे ढूंढना पड़ेगा वो। सर इंग्लिश में क्या है? नहीं पता नहीं है मुझे। अच्छा वो सर, वो बहुत ही एकदम 100% देसी वस्तु है वो। What is that, sir? आ, वो बता के क्या करूंगा मैं कि उसका हिंदी वर्जन मालूम नहीं है, उसका इंग्लिश वर्जन भी मालूम नहीं है। उसका नाम मराठी में वाउडिंग बोलते हैं, वावडिंग, वाउडिंग। वो मुझे देखना पड़ेगा, मैं ढूंढ के It's उसका a नाम। powder.
With a powder? No, it is like a miri paper, black मिरी रहता है ना, मिरी, यू मेक पाउडर ऑफ इट ना, पेपर का, वो पेपर का जैसे दाना रहता है ना गोल, वैसे गोल दाना रहता है इसका पाउडरिंग का। मैं एक काम करूंगा, उसका आयुर्वेदिक शॉप में जाके उसको उसका आयुर्वेदिक नाम पूछूंगा। Okay, is it long, sir? Little bit longer? No, it is round shaped. It's long. उसका नाम मैं दे दूंगा, कल पूछ के दे दूंगा। Okay, sir. What is it good for? If see that is good for, अगर मिल्क डाइजेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम होता है, You said on the day. हाँ, तो मिल्क डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है ना, तो मिल्क में थोड़ा पानी डालो, उसका पाउडर डालो और उबालो और फिर वो दूध पी लो, फिर वो प्रॉब्लम नहीं होगा। सर उसके बाकी न्यूट्रिशंस वैसे ही मिलेंगे जैसे नॉर्मल मिल्क में मिलते हैं? जी। इट फैसिलिटेट्स डाइजेशन ऑफ मिल्क बेसिकली। और वो जो है ना, वो बेसिकली बच्चों को ज्यादा देते हैं, जो इस बच्चों को दूध पचता नहीं है ना बचपन में, उस बच्चे को वो पानी डाल के, वाउडिंग डाल के दूध देते हैं। नॉर्मली बड़े लोगों को वो नहीं देते हैं, ग्रोन अप्स को नहीं देते हैं, वो बच्चों को देते हैं नॉर्मली। सर किसी ग्रोन अप को नहीं हो रहा है डाइजेस्ट, तो वो ले सकते हैं? हाँ, कोशिश कर सकता है, बिल्कुल कोशिश कर सकता है। Sir, I heard for lactation problem people, A2 milk is okay, it seems, right? It's good for lactation people who can't take normal milk. A2 milk is still digested, it seems, right? नो, अगर मिल्क इंटॉलरेंस है तो उसको A2 का भी इंटॉलरेंस होता है, उसमें A1 और A2 में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बकरी का मिल्क अच्छा है, राइट? बकरी का मिल्क अच्छा है, But लेकिन A2 no. A2 नहीं है, मतलब वो गाय का जो A1 A2 बोलते हैं ना, वो लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो दोनों उसको नहीं जमेगा। बोथ आर नॉट ओके। सर ये एप्पल साइडर विनेगर से क्या बेनिफिट सर खाने से पहले लेने का? डाइजेशन तुम्हारा अच्छा होता है। इफ यू डोंट प्रोड्यूस द एसिड्स इन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज, then apple cider vinegar turns to be a support system to help digestion. तो सर ये कितना लेना होता है? एक 10 ml एप्पल साइडर विनेगर 1 गिलास पानी में डाल के खाने के पहले पी लें। मतलब खाने से जस्ट पहले? जस्ट पहले। सर मैं जैसे एप्पल साइडर विनेगर ली हूँ कुछ 1 साल तक कोशिश की लेने के लिए, बट सर बाद में मेरे को ना वो बोन पेन होने लगा, मतलब हड्डियों में दर्द और ये सब स्टार्ट हो गया था, तो मुझे पता चला उस समय उससे साइड इफेक्ट हो रहा है। तो नहीं, वो उसका साइड इफेक्ट हो रहा है ऐसा तो मुझे लगता नहीं है, कुछ दूसरा कारण होगा, क्योंकि उसका हड्डी को कोई परेशानी होने में कोई कनेक्शन मुझे खबर नहीं है, और मुझे लगता भी नहीं है ऐसा कुछ होता है करके। तो आई विल सी व्हाई बोन्स आर पेनिंग, बट व्हाट आई फील कि वो एप्पल साइडर विनेगर से उसका कोई ज्यादा कनेक्शन नहीं है, कोई दूसरा कारण हो सकता है। वी विल सी व्हेन इट कम्स टू पर्सनल फूड प्लान, उस समय मैं देख लूंगा वो। सर एलोवेरा जूस? It is good, but if you plan 7.4 way, perhaps you may not need it. देखो, ये जो भी नोनी का जूस है, फलाना जूस है, क्या बोलते हैं, व्हीट ग्रास का जूस है, ये सब उसको ना हम उसको वंडर फूड बोलते हैं, वंडर फूड। तो पहले एक ध्यान में रखो, 7.4 के कैनवास पर हम कोई किसी को भी वंडर फूड नहीं मानते। नथिंग इज वंडर फूड। अपना जो बेसिक पर्सनलाइज्ड फूड प्लान है ना, वही वंडर क्रिएट करता है। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए, तो सच थिंग्स आर एक्स्ट्रा सपोर्ट, बट आई डोंट कंसिडर देम एज वंडर फूड्स। कोई वंडर फूड वगैरह नहीं, ज्यादा उसके पीछे मत दौड़ो। इट इज एन एक्स्ट्रा सपोर्ट, ग्रेट, बरोबर है, लेकिन उसको वंडर फूड की नजर से, गदगद भाव से, चकित होकर ऐसा उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। सर हम कब तक एक्सपेक्ट करेंगे डाइट चार्ट हमारा? आप जब सारे रिपोर्ट्स को उसमें भर दोगे,
एक्सेल शीट में, और आपका जो डेली रूटीन है, आपके जो प्रॉब्लम्स है, कपिल सर ने आपके साथ शेयर किया है वो एक्सेल शीट? हाँ सर मैंने दिया है व्हाट्सएप पर, सेंड किया है, पता नहीं, व्हाट्सएप पर नहीं, वो एक्सेल शीट आप भर दो। तो वो एक्सेल शीट का लिंक ही दिया है। हाँ, उसमें भरो, फिर वो मुझसे शेयर करेगा, फिर मैं उसमें भर दूंगा तो आपको दिखेगा वहां। ओके सर। जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन भर देते हो, नेक्स्ट डे मैं आपको फूड प्लान दे दूंगा। मैं बस रुका हूं, एक बार कोर्स पूरा हो, आप सारी बातें 1 to 10 समझे बराबर, फिर हम करते हैं। सर एक चीज पूछनी थी सर, बोलते हैं कि डेली का डेली प्रोटीन चाहिए होता है बॉडी को, डेली चाहिए होता है, नहीं तो फिर वो वेस्ट हो जाता है अगले दिन, मतलब तो इसी तरह कैल्शियम का भी रहता है क्या? नहीं, वेस्ट नहीं होता है, यूरिन वेस्ट होता है मतलब नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर तुम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट 10 है तुम्हारी, मान लो तुम 15 ग्राम प्रोटीन खाते हो, तो तुमको ऐसा लगता है वो 5 ग्राम बॉडी से निकल जाता है? ऐसे ही बोल रही हो मतलब ना? मैंने हाँ यही सुना कि नहीं, वो जो एक्स्ट्रा प्रोटीन होता है ना वो बॉडी क्या करती होगी, बॉडी उसकी फैट बना के बॉडी में रख देती है वो। तो बॉडी वो शरीर के बाहर नहीं जाता है। सर हाँ, आपने एक मिनट, अगर वो प्रोटीन ढंग से डाइजेस्ट नहीं होता है और लिवर में जाकर मतलब अपने शरीर के अंदर नहीं जाता है, तो कम पचा या अच्छे तरह से नहीं पचा हुआ जो प्रोटीन है ना, वो शायद शरीर से बाहर जाएगा। लेकिन एक बार प्रोटीन का पचन हो गया, वो शरीर के अंदर आ गया, फिर वो ज्यादा है करके बाहर नहीं जाता। अपने शरीर में ध्यान से सुनो, नॉर्मली इफ देयर इज नो पैथोलॉजी, तो सिर्फ विटामिन बी और विटामिन सी, यही अगर एक्सेस है तो शरीर के बाहर जाते हैं। ये बात लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन बी और विटामिन सी, B for boy. ये जो दो विटामिन है ना, बेसिकली प्राइमरीली ये शरीर के बाहर निकल जाते हैं। इफ यू टेक बी कॉम्प्लेक्स की गोली अगर आप लोगे ना 2 बार सुबह शाम, तो देखो आपकी यूरिन येलो दिखने लगेगी, क्योंकि जो एब्सॉर्ब नहीं हुआ है वो शरीर से बाहर जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? एनी गेस? ऐसा इसलिए होता है कि विटामिन बी और विटामिन सी है ना, वो वाटर सोल्यूबल विटामिन है। ए डी ई के ये जो विटामिन है वो फैट सोल्यूबल है। अगर ए डी ई के ये विटामिन आप ज्यादा खाते हो, तो हमारे शरीर में जो फैट है उसमें वो स्टोर किए जाते हैं, लिवर में स्टोर किए जाएंगे, वो फैट सोल्यूबल विटामिन है। लेकिन बी और सी ये जो विटामिन है ये वाटर सोल्यूबल है, सो आवर बॉडी कैनॉट स्टोर एक्सेस बी एंड सी विटामिन, ये बॉडी की मर्यादा है। और जो बॉडी स्टोर नहीं कर सकती है, तो देयर इज नो चॉइस बट टू थ्रो इट आउट। इसलिए बी और सी विटामिन की जो सपोर्ट सिस्टम है, एक तो टैबलेट के थ्रू या फिर खाने के थ्रू, रोज खाना चाहिए। ये मुद्दा लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बी और सी विटामिन आपको रोज खाना है, एवरी डे। बी और सी सर। इसलिए जो टिपिकल इंडियन फूड है, वैसे तो महाराष्ट्रियन फूड के बारे में कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ फूड मैं जानता हूं, नींबू जो होता है ना, नींबू, तो मान लो इतना सा पीस सही,
लेकिन हमारे खाने में एवरीडे सुबह और शाम नींबू होना ही है. It is because it cannot be stored in your body. You have to have it every day. सर फिर वो एक बीमारी होती है ना सर, व्हाइट स्पॉट्स हो जाते हैं, स्किन हट जाती है, क्या वो बोलते हैं खटाई से हो गया, ज्यादा नींबू खाया था? नहीं, गलत है वो जो बीमारी है वो हमारा जो कलर पिगमेंट तैयार करने वाली जो कोशिकाएं या जो पेशी जो बोलते हैं सेल्स है, वो जब काम करना बंद कर देते हैं तो उतनी मात्रा में वो कलर तैयार नहीं करते हैं, इसलिए वो सफेद दिखता है. वो रोग नहीं है, वो कलर का प्रॉब्लम है. कलर तैयार नहीं होता है, उसका नींबू से कुछ लेना देना नहीं है. क्योंकि वो सब खटाई बंद करा देते हैं, नींबू बंद, ये बंद. नहीं नहीं नहीं. Lemon, old tamarind, new tamarind, or amla, all are good. All are good. So people say like old tamarind is good, new tamarind will create knee problems. More tamarind consumption is good. Tamarind more. देखो एक बात ध्यान में रखो, अपने भारतीय कल्चर में एक बहुत सुंदर वाक्य है, अति सर्वत्रम वर्जयेत. मतलब कुछ भी अति मत करो. Like उसको ना RDA ऐसा बोलते हैं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस. तो हर चीज का एक हेल्दी रेंज बताया जाता है कि चलो मान लो कम से कम इतना रोज खाना चाहिए. तो आप उस दायरे में खाओगे ना. जैसे कि मैंने आपको बोला था वाटर टॉक्सिसिटी, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन आप अगर 10 लीटर पानी पियोगे रोज तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा. सो कुछ भी अति मत करो. Okay, now I understood why people say when we have more tamarind they will get knee pain. The same logic which you said, when we have more tamarind then we put more salt. When we put more salt, calcium will be going out. Calcium going, sodium means go calcium out. So blame is to be on sodium, not on tamarind. Not on, but people say like if you put more tamarind you'll get knee pain because of this maybe. All in the sambas and all, if you put more tamarind. देखो, more is not always good. I mean, instead of tamarind, they are saying instead of tamarind in the dal, put lemon. Great. So when we put lemon don't take much salt, right? And if lemon is excess, it will be excreted. And it won't take much salt also. Lemon it won't take much salt. Tamarind will take more salt. Yes. I don't know why, but yeah. उसका नेचर है वैसा ना, मुझे भी खबर नहीं क्यों. Why I don't know, but it does happen like that. मुझे आज ब्लड प्रेशर पर बात करनी है, ध्यान में रखो. Just somebody please note, we should not miss. Yes, श्रेया बोलो. सर एक्सरसाइज करने के पहले कुछ मील लेना चाहिए या नहीं? मतलब मेरे साथ ऐसा होता है कि मतलब अगर मैं कुछ खाकर करती हूँ तो मैं टायर्ड फील नहीं करती और थोड़ा डिजीनेस नहीं होता है. अगर कभी किसी दिन कुछ नहीं खाया तो फिर मुझे फील होता है. नहीं, मैं समझा नहीं, थोड़ा सुना नहीं बराबर. मतलब आई एम नॉट एबल टू हियर यू प्रॉपर्ली. सर वर्कआउट के पहले या हम कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके पहले कोई मील लेना चाहिए, आप कुछ सजेस्ट करेंगे? देखो, आपके एक्सरसाइज इस शब्द की व्याख्या जरा मुझे बताइए. क्या करने को आप एक्सरसाइज बोलते हो? सर वेट कैन बी योगा और थोड़ा बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइज वगैरह ज्यादा. एक मिनट. योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज. रूल्ड आउट. आगे क्या बोलो? तो जो बॉडी लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, आप कितना करते हो? 1 घंटा मसल बिल्डिंग का एक्सरसाइज अगर आप करते हो 1 आवर एवरी डे, तो उसके पहले आपको थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज खाना जरूरी है. सर कार्बोहाइड्रेट में हम डेट्स ले सकते?
डेट्स मत लेना, आप बनाना ले सकते हो। बनाना डेट्स का प्रॉब्लम मैं बताता हूं क्या है, और बनाने का भी प्रॉब्लम हो सकता है। डेट्स में ना वो शुगर डालते हैं, जब वो डेट्स बनता है ना, मतलब वो मार्केट होते हैं ना, तो उसमें शुगर डालते हैं डायरेक्टली, रिफाइंड शुगर। उसका कोटिंग देते हैं या प्रोसेसिंग में डालते हैं। लेकिन नेचुरली ग्रोन अगर आपको बनाना मिलता है तो वो बेटर ऑप्शन है एक्सरसाइज के पहले। और सर ऐसा Provided- बोलते हैं कि प्रोवाइडेड आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो। हाँ, और सर ऐसा बोलते हैं कि वर्कआउट के बाद जरूरी है प्रोटीन लेना। जी, वर्कआउट के बाद प्रोटीन लेना और वर्कआउट के पहले कार्बोहाइड्रेट खाना दोनों जरूरी है। Yoga? योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, आई डोंट कंसीडर योगा एज एक्सरसाइज। तो योगा तो एम्प्टी स्टमक करते हैं ना, स्टमक खाली होना चाहिए, तो खाने का कोई सवाल ही नहीं उसमें। After yoga? After yoga also you don't do any strenuous exercise, तो मसल रिपेयर्स और बिल्डिंग के लिए कोई जरूरत नहीं है खाने की। जब खाने का समय आएगा तो खा लो। आज हम ब्लड प्रेशर पर बात करेंगे और आज हम ऑटो इम्यून डिसीज पर भी बात करेंगे, ध्यान में रखो। सो अदरवाइज ये क्वेश्चन आंसर्स में आगे निकल जाएंगे और दोनों मुद्दे छूट जाएंगे। अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है उसका संक्षेप में हम समरी बनाएंगे आज, थोड़ा सा रिव्यू क्या क्या। तो एक एक पार्टिसिपेंट मुझे एक एक मुद्दा बताए कि इतने दिन में आपको क्या समझ में आया, और हम उसका एक बाद में क्या लिस्ट सूची बनाएंगे। व्हाट इज द मैसेज? कंचन से शुरुआत करते हैं। कोई भी एक मुद्दा बताओ जो आपने लिखा हुआ है, उससे पढ़ के बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर कुछ लिखा हुआ है तो। सर मैं बीपी पे लिखी थी। हाँ बोलो। सर बीपी हाई होता है जब हम जैसे शुगर लेते हैं, कार्ब्स लेते हैं, तो उसके लिए हमारा जो वेसल से जो ब्लड निकलता है उसके लिए बहुत ज्यादा उसको प्रेशर देना पड़ता है, तब वो हाई रहता है। किसने बोला है जब तुमको ऐसा? सर वो हार्टन हो जाते हैं जब उसके। देखो एक मिनट। अच्छा वो तुमने बीपी का मुद्दा निकाला। बीपी जब बढ़ता है तो उसके 2 कारण प्राइमरीली होते हैं। एक, जो ब्लड वेसल्स है वो हार्डन हुए, लिख लो ये पॉइंट। लिखा हुआ है। ब्लड वेसल्स हार्डन हुए हैं, तो ब्लड फ्लो होने के लिए हार्ट को ज्यादा प्रेशर डालना पड़ता है ताकि वो एक्सपांड हो, हाँ। तो बीपी बढ़ जाता है। हाँ, ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ब्लड का वॉल्यूम बढ़ता है। अगर आपके शरीर में 5 लीटर खून है, अगर आपके 5 लीटर खून है, उस 5 लीटर का 5.25 लीटर खून हो गया, 5.25 लीटर खून हो गया, तो आपके हार्ट को एवरी बीट 250 ml क्वांटिटी ऑफ ब्लड आगे ढकेलने के लिए हार्ट पर प्रेशर आता है, तो बीपी बढ़ जाता है। ये दोनों बातें आप समझ रही बराबर? यस सर। कंचन रिपीट करो, इसमें से कोई भी एक बात रिपीट करो। सर जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है बॉडी में, लाइक 66 लीटर ब्लड होना चाहिए बॉडी में, लेकिन अगर 250 भी बढ़ जाता है तो उसको पूरा सर्कुलेट करने के लिए उसको एक्स्ट्रा प्रेशर देना पड़ता है, जिससे बीपी बढ़ जाता है। करेक्ट। आकांक्षा दूसरा पॉइंट बोलो जो मैंने पहला बोला था, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? सर ब्लड वेसल्स हार्डन हो जाती है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। परफेक्ट, दोनों मुद्दे समझ में आ गए। अच्छा, आप जब ब्लड प्रेशर को ट्रीट करते हैं, मतलब योगा के माध्यम से नहीं बोल रहा हूं, मेडिकेशन के माध्यम से, तो 2 तरह के मेडिकेशन होते हैं। एक जिसको बोलते हैं डाययूरेटिक्स, लिख लो,
डाययूरेटिक्स। वो टैबलेट क्या करती है, हमारे खून में जो पानी है वो यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकल देती है। तो पानी की मात्रा कम होने से ब्लड का वॉल्यूम कम होता है। जो 250, देखो आई एम मेकिंग इट ओवर सिंपल बात को समझने के लिए। तो 250 ml जो ज्यादा है, वो 250 ml अगर निकाल दिया गया तो ब्लड का वॉल्यूम 5 होगा, 5 लीटर। फिर हार्ट पर प्रेशर नहीं आएगा, हार्ट पर प्रेशर नहीं आएगा तो बीपी नहीं बढ़ेगा, तो आपका बीपी कम हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप सब? तो सर ये तो फिर रोज ही लेनी होती होगी। एग्जैक्टली क्योंकि जब उस टैबलेट का प्रभाव समाप्त हो जाता है तो फिर से पानी की मात्रा बढ़ती है। इसलिए वो डॉक्टर बोलते हैं ना, जिंदगी भर लेनी पड़ेगी गोली तुमको। आज अगर ब्लड का वॉल्यूम कम हो गया और कल भी वो कम ही रहने वाला है तो मैं कहूंगा ट्रीटमेंट हो गई। आज कम हुआ वॉल्यूम, कल फिर से बढ़ा, फिर गोली लो, फिर कम हुआ, फिर परसों फिर से बढ़ा, फिर गोली लो। ये सिलसिला जन्म भर चलता रहेगा। दैट इज वन ऑफ द वे टू हैंडल द बीपी। Blood thickening tablets means these are the ones, sir. Blood thickening tablets. नहीं, डाययूरेटिक्स। These are blood thickening tablets. Blood thickening. ब्लड थिकनिंग मत कहो, डाययूरेटिक्स। जो एक्सेस पानी है उस पानी को शरीर से निकालने वाली टैबलेट्स। ब्लड थिकनिंग की टैबलेट नहीं है ये। Oh, thinning, blood thinning tablets. Okay, that's different. Okay. ये डिफरेंट है। बात समझ में आई है? तो ये गोली टेम्पररी काम करेगी, रोज लेनी पड़ेगी। दूसरा है, एक टैबलेट होता है वो आपके ब्लड वेसल्स को फैलाता है, डायलेट करता है। तो अगर ब्लड वेसल्स डायलेट होते हैं तो हार्ट को प्रेशर नहीं होता है उतना धक्का मारने के लिए, तो हार्ट का प्रेशर कम हो जाता है तो बीपी लो हो जाता है। लेकिन वो जो ब्लड वेसल्स फैलते हैं कुछ घंटों के लिए फैलते हैं, टैबलेट का असर खत्म होने के बाद वो फिर से छोटे होते हैं। तो रोज फैलाना सिकुड़ना, फैलाना सिकुड़ना, ऐसे जन्म भर चलता रहता है। दैट इज हाउ मेडिकेशन हैंडल्स प्राइमरीली ब्लड प्रेशर। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना कि एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो आपको जिंदगी भर गोली लेना पड़ेगा, लेकिन वो आपका नियंत्रण में रहेगा। एक्चुअली ब्लड प्रेशर हमारे नियंत्रण में नहीं रहता है, हम ब्लड प्रेशर की नियंत्रण में रहते हैं। तो ये हुआ एक ब्लड प्रेशर को समझने का और एड्रेस करने का तरीका। अब 7.4 के कैनवास पर हम क्या सोचेंगे इसके बारे में? तो पहले हम डायूरेटिक की बात करेंगे। ब्लड में जो पानी की मात्रा बढ़ती है वो क्यों बढ़ती है? सॉल्ट एंड हमारा एनिमी नंबर 1 कौन है? शुगर का फॉर्मूला क्या है? शुगर का फॉर्मूला क्या है? What is the chemical formula of sugar? C6, लिख लो C6H12O6, C6H12O6, ये शुगर का फॉर्मूला है, लेकिन ये आधा फॉर्मूला है। When sugar exists, वो पानी के मॉलिक्यूल को पकड़ के रखती है, तो उसके सामने डॉट करो और H2O लिखो। वैसे सोडियम क्लोराइड जो होता है ना, नमक भी पानी पकड़ के रखता है। तो शुगर मॉलिक्यूल और नमक का जो मॉलिक्यूल रहता है वो पानी पकड़ के रखता है। तो मान लो किसी व्यक्ति का बीपी 160/100 है, और किसी व्यक्ति का बीपी 160/100 है और उसके शुगर की मात्रा 110 है। आपको मैं केस बताता हूं।
बीपी कितना है 160/100, नॉर्मल कितना होना चाहिए 80/120, बराबर है। और शुगर की मात्रा 110 है। तो आपको क्या लगता है ये शुगर की जो ब्लड शुगर की मात्रा है वो वैसा देखा जाएगा तो 70 से लेकर 126 या 120 या कुछ कुछ रिपोर्ट में 110 बोलते हैं, 70 मिनिमम और मैक्सिमम मान लो 120। 70 means 60. 70 70 to 110. 70 to 110 इसको नॉर्मल कहते हैं। चलो मान लो उसके ब्लड की मात्रा उसके शुगर की मात्रा 100 है, तो आप क्या कहोगे कि ये शुगर की मात्रा नॉर्मल है कि कैसी है? Normal. नॉर्मल। सब हाथ ऊपर करो, जो इसको लगता है नॉर्मल है हाथ ऊपर करो सब। ओके, ये शुगर की मात्रा नॉर्मल है अगर उसका बीपी 80/120 है तो। अगर इस व्यक्ति की शुगर की मात्रा हम कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करके 100 से 95 करते हैं तो उसका बीपी ना ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा, क्योंकि अब शुगर कम होने की वजह से पानी को रहने के लिए घर ही नहीं है ब्लड में उसके। शुगर पानी रहेगा कहाँ? शुगर के साथ रहेगा। शुगर 100 से अगर 95 होता है तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप होगा, अगर शुगर 90 होता है तो ब्लड प्रेशर और ड्रॉप होगा, और शुगर 85 होता है तो शायद उसका ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम कायम का समाप्त हो जाएगा। किसी का आवाज आ रहा है, देखो जरा। सर फिर से शुगर ही आ गया यहाँ पे, शुगर छोड़ दो। शुगर छोड़ दो, घुमा फिरा के बाद शुगर पर आज की टिकती है। यूं ही नहीं बोलते हैं कि 146 बीमारियां शुगर से पैदा होती है, लेकिन ये जो शुगर अभी बोल रहा हूं मैं, ये ब्लड शुगर है। और हम जो शुगर छोड़ने की बात करते हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट छोड़ो, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो इज अ शुगर। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट भी शुगर ही है, रिफाइंड शुगर की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ from 7.4 angle we look at the disease and we address the disease? ओके, ये तो ब्लड के वॉल्यूम के दृष्टि से हुआ। हार्डनिंग की वजह से मेरा मानना यह है, अगर कोई व्यक्ति चाय पीता है और उसको बीपी है तो वो चाय बंद करो, उसका बीपी ऑटोमेटिकली ड्रॉप होगा, क्योंकि चाय में जो टैनिक एसिड होता है, टैनिन जो होता है, ये दो शत्रु है हमारे, टैनिन और टैनिक एसिड। इसमें से जो टैनिन होता है ना, टैनिन, चाय में टैनिन होता है, मालूम है ना आपको सबको? चाय में टैनिन ये होता है, उसकी वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स है ना वो हार्डन हो जाते हैं। तो चाय बंद करो तो ब्लड वेसल्स फ्लेक्सिबल हो जाएंगे, ब्लड प्रेशर फेवरेबल हो जाएंगे, तो हार्ट को एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, उसका बीपी अपने आप कम हो जाएगा। इस पर कोई बोलेगा मैं चाय पीता ही नहीं, अगर मैं चाय नहीं पीता तो मेरे शरीर में टैनिन जाता ही नहीं। तो मैंने बोला जैसे कि अगर बच्चा एग्जाम में फेल हुआ तो खेलने को गया था या सिनेमा देखने को गया था, अगर चाय नहीं पीता है तो कॉफी पीता होगा। अब चाय और कॉफी दोनों नहीं पीता तो और कोई पाप करता होगा। देखो, अगर बीपी है, ब्लड वेसल हार्डन है, कुछ तो ऐसा खाता है कि जिसकी वजह से ब्लड वेसल हार्डन होते, तो देख लो किसकी वजह से हो रहे हो, ढूंढो, वो कम करो, बंद करो, ब्लड प्रेशर अपने से कम हो जाए। Sir, triglycerides also increases when they drink tea and coffee. Triglyceride. No. Triglyceride comes from carbohydrate. और टी और कॉफी में कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। Okay. लेकिन टी और कॉफी में जो हम शक्कर डालते हैं उस शक्कर से ट्राइग्लिसराइड बनेगा, क्योंकि शक्कर में 50% फ्रुक्टोज है, शुगर में
फ्रुक्टोज 50% है, तो उस फ्रुक्टोज का वो ट्राइग्लिसराइड बनेगा। So triglycerides come from rice कार्बोहाइड्रेट्स, and हाँ हाँ, bread and कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, and sugar also, right? And of sugar. course, of course. Sir, you said carbohydrates are not healthy, but on that एक other मिनट, मैंने ऐसा नहीं कहा है। Hmm, कार्बोहाइड्रेट हेल्दी नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं कहा है। नहीं कहा, yeah, ऐसा नहीं कहा है। डोंट पुट समथिंग विच आई हैव नॉट सेड। मैं yeah. ये कहूँ नहीं, आई टेल यू, कार्बोहाइड्रेट हमारा शत्रु है, ऐसा मैं बोलता हूँ। शत्रु मतलब एनिमी। Enemy means क्यों? it's क्यों? क्योंकि वो हमारा इंसुलिन बढ़ाता है। हाँ। तो अगर इंसुलिन ना बढ़े, इस तरह से हम कार्ब खाते हैं, तो उसका नुकसान कम होगा। सर ऐसे कार्ब्स बताइएगा जरूर। सॉरी, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जानने हैं जो हम खा सके, इंसुलिन ना बढ़े। आप जो खा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं संसार में। फिर क्या खाएंगे? तो खाए का क्या खाएंगे, बताऊंगा। देखो, आई टेल यू वन थिंग, हम जिसको कार्ब कहते हैं, यानी गेहूं, चावल, चावल, जो धान्य बोलते हैं ना, धान्य, ये हमारे कल्चर में या हमारे जिंदगी में कब से आया है? after farming, after we started farming. बरोबर है, लेकिन फार्मिंग हमारे जिंदगी में कब आया है? 500,000 years back, maybe 500,000 years back. 500,000 ईयर्स बैक नहीं, 10,000 साल हुए, 10,000 ईयर्स, लिख लो। Oh, फार्मिंग came into existence 10,000 years ago. उसके पहले फार्मिंग था ही नहीं। ओके, दूसरी बात, हम बंदर से इवॉल्व हुए, ये तो सब जानते हैं, हम बंदर से इवॉल्व हुए। तो हमको, जैसे हम ह्यूमन बीइंग कहते हैं ना, साइंटिफिक लैंग्वेज में हमको होमो इरेक्टस ऐसा बोलते हैं। होमो सेपियन नहीं, होमो इरेक्टस ऐसा बोलते हैं। मतलब हमारा जो स्पाइन है वो खड़ा है ना, बाकी प्राणी है वो उसका स्पाइन ऐसा, और हमारा खड़ा है। तो जो होमो इरेक्टस हम हुए, उसको कितने साल हुए? 30 लाख वर्ष, 30 लाख ईयर्स। अब 30 लाख वर्षों में से 10,000 साल माइनस कर दो, 29,90,000 ईयर्स हम क्या खाते थे? सर कच्चा फूड। नॉट ऑलवेज कच्चा, क्योंकि अग्नि का जो पहले भी हुआ था, उससे पहले हुआ था अग्नि, लेकिन हम मांस खाते थे, मांस खाते थे। पॉइंट नंबर 1, mouse means नॉन वेज, मांस मांस खाते थे। पॉइंट नंबर 2, फल खाते थे, फ्रूट्स। और पॉइंट नंबर 3, रूट्स खाते थे। तो मेरे ख्याल में, मेरी समझ के अनुसार, मानव का हेल्दी नॉर्मल आहार मांस, फ्रूट्स एंड रूट्स, ये लिख लो। आप खाओ नहीं, लेकिन लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं खाओ, और खाओ तो अच्छा ही है, लेकिन अगर नहीं खाना है तो बच के रहो, लेकिन लिखो तो सही। leaves. So the healthy and compatible food for human being is non-veg, fruits and roots. Leaves. लीव्स तो कम खाते थे हम, फ्रूट्स और रूट्स ज्यादा खाते थे। Leaves herbs जैसे खाते हैं, maybe लेकिन eating उसका प्रमाण बहुत कम था। कम था। फ्रूट्स और रूट्स ज्यादा खाते।
इसमें एक प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा। बॉडी की जो रचना है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट से फैट बनेगा, ये लिख दो, कार्बोहाइड्रेट से फैट बनेगा। फैट से कार्बोहाइड्रेट बन सकता है बॉडी में। कार्बोहाइड्रेट कहने से इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन से शुगर, बेसिकली मतलब शुगर से फैट बनेगा, बन सकता है, और फैट से शुगर बन सकता है। वो इंटर कन्वर्टिबल है, क्योंकि उसके केमिकल फॉर्मूला में सी है, कार्बन है, ये लिख लो। ऐसा क्यों है? सी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। दोनों में समान घटक है। फैट में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, और शुगर या कार्बोहाइड्रेट में भी फैट में, कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। बात समझ में आई है? सो इट इंटर कन्वर्टिबल। लेकिन प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। सो प्रोटीन्स में नाइट्रोजन होता है। इसकी वजह से आप रोटी खाओ, उसका फैट बन सकता है, लेकिन उसका प्रोटीन नहीं बन सकता शरीर में। प्रोटीन के लिए अपने शरीर को नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। ओके, तो 10,000 साल पहले ये चावल और गेहूं आया। उसके बाद में इंसुलिन बढ़ने लगा, लेकिन फिर भी 200 साल तक, मतलब 10,000 साल से काउंट करो तो 18 सेंचुरी तक या 19 सेंचुरी तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। बसें नहीं थी, लिफ्ट नहीं थे, मिक्सी नहीं थी, एरोप्लेन नहीं थे, कुएं में से पानी निकलना पड़ता था, कंफर्ट नहीं थी, चक्की चलाना पड़ता था। तो देखो, इंसुलिन, दो कार्बोहाइड्रेट खाने के बाद जो इंसुलिन बढ़ता है, वो कम करने का एक रास्ता है श्रम करो। आप अगर रोटी खाते हो और खेत में काम करते हो तो आपको इंसुलिन का प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन आप रोटी खाओगे, सैंडविच खाओगे और आईपीएल देखने को टीवी के सामने बैठोगे, फिर प्रॉब्लम होगा। तो आप समझ रहे ना, मैं कार्बोहाइड्रेट को दोष इसलिए देता हूं कि कार्बोहाइड्रेट में कुछ खराबी है इसलिए नहीं। आज की हमारी जो लाइफस्टाइल है उससे वो मेल नहीं करता, इसलिए प्रॉब्लम है। वो बेमेल हुआ है, मेल नहीं है उसमें। सर आजकल डाइटिशियन ऐसे बोलते हैं अच्छे से ब्रेकफास्ट करो, अच्छे से लंच करो, डिनर, तो मतलब इतना मेहनत तो कुछ करते नहीं है और खाने पे ही जोर है। नहीं, मैं भी बोलता हूँ। यू नो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ saying of a great philosopher and father of physician, बोलते हैं, eat breakfast like a king, lunch like a knave and dinner like a pauper। राजा जैसा ब्रेकफास्ट करो, गुलाम जैसा दोपहर का खाना खाओ और भिखारी जैसा रात का खाना खाओ। लेकिन मेरे दायरे में कहता हूं, ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ किंग। ये लिख लो 7.4 का फॉर्मूला क्या है? ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ किंग। everything under the sun, only when the sun is there। नहीं, वो बात अलग है। वो बात है। लेकिन किंग क्या खाता था? अगर आप सुबह नॉनवेज खाओ, फल खाओ और रूट्स खाओ, उससे ऐसे व्यंजन बनाओ, वैसा ही दोपहर में खाओ, वैसा ही रात में खाओ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजा रहता है ना, राजा,
आपको पता होगा राजा मांसाहारी रहता है, कम से कम भारत में तो सही। वो क्षत्रिय रहते हैं ना राजा, जो राजा वो क्षत्रिय है, वॉरियर, वो जमात वॉरियर जमात है, तो वो नॉनवेज खाते हैं। तो मेरे ख्याल में सुबह नॉनवेज खाओ, दोपहर में नॉनवेज खाओ, रात में नॉनवेज खाओ, एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ। इसको मैं कहता हूं ईट ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ किंग। अगर तुम कहोगे सुबह पोहा खाओ, दोपहर में चावल खाओ और रात को चपाती खाओ, तो मैं माथा पीट लूंगा कि ये राजा का जैसा व्यवहार नहीं है, ये भयंकर भद्दा व्यवहार है। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट से इंसुलिन बहुत बढ़ता है, प्रोटीन से इंसुलिन जितना रिक्वायर्ड है उतना ही बढ़ता है, और फैट से इंसुलिन ना के बराबर बढ़ता है। तो घी पियो, मक्खन खाओ, सुबह खाओ, दोपहर को खाओ, रात को खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मक्खन मीन्स बटर, हाँ बटर, बटर बटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात कार्बोहाइड्रेट को दुश्मन हम इसलिए मानते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल का जो बैकग्राउंड है ना, उस बैकग्राउंड पर उस दुश्मन हो गया है, पहले दुश्मन नहीं था। अभी हम कपिल सर के घर गए थे, वो वहां उनकी बहुत सारी खेती है, तो उनके जो दादा थे वो खेत में जाते थे, मैं और दादा हम साथ में खाना खाते। हाँ, वो जो रोटी सब्जी खाते थे मैं भी रोटी सब्जी खाता था, लेकिन खाना खाने के बाद मैं खटिया पर लेट जाता था और दादा गाय चराने के लिए, भैंस चराने के लिए, खेती करने के लिए जंगल में निकल जाते थे। तो उनको इंसुलिन का प्रॉब्लम कभी होगा नहीं। लेकिन तुम रोटी खाओगे, उनका तो दादा रोटी खाते थे ना, तो माधव जोशी को क्या प्रॉब्लम है? माधव जोशी को रोटी का प्रॉब्लम नहीं है, फिर दादा के पीछे पीछे तुम भी खेत में जाके काम करो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। इसलिए मैं कार्बोहाइड्रेट को शत्रु मानता हूं, इसलिए नहीं कि कार्बोहाइड्रेट में कुछ खराबी है, हमारा लाइफ कॉम्पैटिबल नहीं है, वो कॉम्पैटिबिलिटी इज द प्रॉब्लम। ओके, तो ब्लड प्रेशर और मतलब हार्डनिंग ऑफ आर्टरीज और वॉल्यूम, इस दोनों दायरे में हमने देखा कि ब्लड प्रेशर को हम कैसा देखते हैं मेनस्ट्रीम। ऐसा एक्चुअली ना हर एक, आप अगर कभी पूरा कोर्स करो, 1 साल का कोर्स है मेरा, पूरा सर से लेकर पांव तक एक एक बीमारी को खोल के ऐसा हम स्टडी करेंगे कि होता क्या है उस बीमारी में, हर एक बीमारी। फिर आप उसमें योगा कहाँ अप्लाई करना है, फूड कहाँ अप्लाई करना है, एक्यूप्रेशर कहाँ अप्लाई करना है, एक्यूपंक्चर कहाँ अप्लाई करना है, फिर आप आगे कुछ भी सोचो। लेकिन हर एक ड्रग के बारे में, हर एक बीमारी के बारे में, शरीर के हर एक ऑर्गन के बारे में अगर पूरा आपके सामने रहस्य खोल दूं ना, तो एकदम आप मोक्ष पाओगे, मोक्ष, स्वास्थ्य के दायरे में। सर हमको करना है। हाँ, स्वास्थ्य के दायरे में मोक्ष पाओगे। एक बात ध्यान दो, एक बार आपको समझ जाता है रहस्य क्या है और उस रहस्य का आप अनुभव करते हो, तो उसको मोक्ष ही कहा जाता है ना। रहस्य क्या है? वो मैं हूं, दोनों हम एक है, और वो उसका अनुभव हुआ, ज्ञान हुआ, बाद में अनुभव हुआ, तो उसको मोक्ष बोलेंगे। तो स्वास्थ्य में भी ऐसा ही है, ज्ञान हुआ, स्वास्थ्य का अनुभव हुआ, तो मोक्ष हुआ। और क्या मोक्ष? मोक्ष ऑटो इम्यून डिसीज। एक मिनट, नाउ आई विल कम टू ऑटो इम्यून डिसीज। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिसीज बहुत सारे रोगों का कारण है। I think fibromyalgia also comes under autoimmune, sir. तो वो बहुत बहुत होता है वो। They say we can't find anything in the medical report, but you are perfectly good in with the medical reports and or like a physical structure or a bone structure, but still you're unhealthy. That is called autoimmune, right? No. Autoimmune means your own system, white blood cells attacking your own healthy cells, उसको autoimmune बोलते हैं। ऑटो इम्यून का मतलब है हमारी जो व्हाइट सेल्स है, WBC है,
वो शरीर के ही दूसरे हेल्दी पेशी पर अटैक करते हैं, इसको ऑटोइम्यून बोलते हैं। मैं बहुत ही सूत्र रूप में कहूंगा कि इसका 7.4 के दायरे में क्या बात है। अच्छा, एक बात और मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हम इस पर चर्चा करेंगे फीडबैक और उस दिन में ज्यादा बोलूंगा। 7.4 जो प्लेटफॉर्म है ना, इट इज अ ब्लेंड ऑफ 3 थिंग्स। ये बात लिख लो, क्योंकि बहुत सारे बातें ऐसी है जो मैं तुमसे कहता हूं, आप बाहर जाके किसी से कहो तो वो मानेगा नहीं। तो 3 कौन से चीजों का ये ब्लेंड है? एक, साइंटिफिक फैक्ट्स, दूसरा अनुभव, एक्सपीरियंस, और तीसरा हाइपोथेसिस। थर्ड वन हाइपोथेसिस Hypothesis theory. theory. So 7.4 is a perfect blend of science, experience and hypothesis. So hypothesis is a little bit gray area, या हिंदी में हम हाइपोथेसिस का एग्जैक्टली ट्रांसलेशन तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा संभावना, ये शब्द लिख लो उसके सामने, कि ऐसा हो सकता है। उसका कोई ठोस सबूत मेरे पास नहीं है। इट इज नॉट अ डबल ब्लाइंड साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट, बट कुछ बातें मैं ऐसी बोलूंगा कि जो प्रोबेबल है, संभावना है। तो साइंस, एक्सपीरियंस एंड प्रोबेबिलिटी का ब्लेंड इज 7.4। तो अगर आपको कोई पूछे कि ये 7.4 का फंडा है क्या, तो आप इतना सूत्र रूप में कह सकते हैं, इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस, एक्सपीरियंस एंड हाइपोथेसिस या प्रोबेबिलिटी, संभावना। अभी मैं आपको बताऊंगा साइंस बताऊंगा। हमारी जो सेल होती है ना, सेल के अंदर एक लाइसोसोम नाम का एक ऑर्गन रहता है। ऑर्गेनल बोलते हैं उसको, ऑर्गन नहीं बोलते, ऑर्गेनल बोलते हैं। सेल के अंदर, अभी लिखो नहीं कुछ, समझो। सेल के अंदर एक छोटा सर्कल रहता है, एक बिंदु रहता है, उसको लाइसोसोम बोलते हैं। ठीक है। सेल बॉडी जो रहती है ना, उसका पीएच मान लो 4 से 6 के आसपास होता है, या उससे भी थोड़ा ज्यादा होता है, 5 to 6। सेल बॉडी जो होती है ना, चलो मान लो उसका पीएच 6 के आसपास होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान में आया? ओके। लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम, उसका पीएच 2 या 2.5 के आसपास होता है। लाइसोसोम टाइटली पैक्ड रहता है। लाइसोसोम टाइटली पैक्ड रहता है, क्योंकि उसके अंदर का जो लिक्विड है वो भयंकर एसिडिक होता है। उसका रोल होता है, क्यों एसिडिक होता है वो बाद में देखेंगे हम। ओके। अब होता क्या है, इस टाइटली पैक्ड लाइसोसोम के वॉल को अगर एक होल पड़ जाता है, तो अंदर का भयंकर एसिडिक फ्लूइड बाहर आता है, और बाहर का जो कम एसिडिक माहौल है उसको डिस्टर्ब करता है, और वो डिस्टर्ब होने के बाद वो सेल इम्बैलेंस बन जाता है। और अगर ये सेल अपनी व्हाइट ब्लड सेल है, तो उसको होश नहीं रहता हमारा मित्र कौन है और शत्रु कौन है। फिर वहां से ऑटो इम्यून डिसीज का जन्म होता है, क्योंकि वैसी व्हाइट सेल अपने मित्र सेल पर भी अटैक करती है। ऑटो इम्यून डिसीज का सूत्र मैंने बताया, समझ में आ रही है बात? थोड़ी थोड़ी एक एक कर से रिपीट करेंगे। हमारी सेल रहती है, सेल का पीएच रहता है मान लो 6 के आसपास रहता है, 6 साढ़े 6 होता है मान लो। उसके अंदर एक लाइसोसोम करके एक ऑर्गेनल रहता है, वो टाइटली
कपिल का फोन आया, 1 मिनट। हेलो, नहीं 2 मिनट में खत्म करूंगा सर। तो अंदर का लिक्विड का पीएच 2.5 है, बाहर का 6-7 है मान लो। तो अंदर का लिक्विड जिस कैप्सूल में बंधा हुआ है उसको अगर होल पड़ता है तो अंदर का एसिडिक लिक्विड बाहर आके सारे सेल के माहौल को खराब करता है। वो सेल अपना होश खो देती है, उसको पता नहीं चलता हमारा मित्र कौन है, शत्रु कौन है, और हमारे मित्र सेल पर भी वो आक्रमण करते हैं। इसको हम ऑटो इम्यून डिसीज बोलते हैं। सर होल पड़ कैसे जाता है? हाँ, ये किसने पूछा सवाल? हाँ, वो होल कैसे पड़ जाता है? अभी हमारा ग्रे एरिया शुरू हो गया, अभी हमारा ग्रे एरिया शुरू हो गया। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, फ्री रेडिकल्स उस जो लाइसोसोम जिसमें बंधा हुआ है उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं। फ्री रेडिकल्स उसके पास से एक इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं और उसको छेद करते हैं। तो अगर हम फ्री रेडिकल को नियंत्रण में रखेंगे तो ये ऑटो इम्यून डिसीज पर हम नियंत्रण ला सकते हैं। आगे वाला मेरा हाइपोथेसिस है। तो हमने साइंस से शुरुआत करी, बहुत सारे लोगों का मेरा अनुभव है, ऐसे हुआ है उनकी जिंदगी में, ऑटो इम्यून डिसीज पर काफी हद तक उनको रिलीफ मिला है, इसलिए मेरा हाइपोथेसिस है। सो इट इज अ ब्लेंड ऑफ साइंस, एक्सपीरियंस एंड हाइपोथेसिस। ऐसे हम हर एक रोग के बारे में एक चार्ट बना सकते हैं कि शुरुआत क्या है, मध्य क्या है, अंत क्या है, और 7.4 के कैनवास पर हम उसको कैसे ट्रीट करें। एक्चुअली हम रोगों को ट्रीट नहीं करते हैं, लेकिन अगर उसके शरीर में फ्री रेडिकल्स ज्यादा है तो खाने पीने में क्या परिवर्तन हो ताकि फ्री रेडिकल्स की मात्रा कम हो। फ्री रेडिकल की मात्रा कम हो तो लाइसोसोम का डैमेज कम हो, लाइसोसोम का डैमेज कम हो तो उससे होने वाला ऑटोइम्यून डिसीज का परिणाम कम हो। सो इनडायरेक्टली वी आर एड्रेसिंग द डिसीज। बात क्लियर है? तो इट इज ऑलमोस्ट 8:08 हो गए, हम क्लोज करते हैं यहाँ। जो भी आपके सवाल है आप लिख लेना, परसों हम मिलेंगे तो उस पर चर्चा। Sir, you said free radicals are generated because of some foods. Just give me a couple of them. फ्री रेडिकल्स जनरेट होना ये प्राकृतिक बात है, इट इज नेचुरल थिंग, लेकिन वो मर्यादा के बाहर निर्माण होते हैं फिर डैमेज होता है। फ्री रेडिकल निर्माण होना प्राकृतिक बात है और उसको शांत करना ये हमारे शरीर का काम है। वो ग्लूटाथियोन नाम का एक रसायन है, ग्लूटाथियोन, वो करता है। और भी रसायन है, वो मैं परसों के लेक्चर में बताऊंगा कि बॉडी अपने से फ्री रेडिकल को शांत कैसे करती है और बॉडी को सहयोग देने के लिए हमको क्या करना चाहिए। ठीक है? Is it tomorrow or day after tomorrow? Day after tomorrow. Thank you, sir. Okay, bye bye.